नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टिस्टी पिस्टी पेपर। दोस्तों, ये वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं वो टीजीटी पीजीटी 2011 के एग्ज़ाम में आए हुए थे, तो वो मैंने आपको यहाँ पर करवाए हुए हैं। कुल मिला के 20 वर्ड्स आप लोग को देखने को मिलेंगे और इसके जो बाद के वर्ड्स हैं वो आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो साथी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ड्रामा नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जो चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ड्रामा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम ए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। वो इंसान, वो व्यक्ति जो हर चीज़ देखता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे कहने का मतलब है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हर चीज़ में अपना वो फ़ायदा देखता है। कोई भी काम होता है तो उसमें पहले वो अपना फ़ायदा देखता है, उसके बाद वो काम करता है। तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? तो ऐसे आदमी, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये उत्तराखंड जीआईसी 2018 के एक एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्विक्सोटिक है, सैडिस्टिक है, कंप्लेजमेंट है और ईगोसेंट्रिक है। तो ये सवाल थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं है। सैडिस्टिक, वो आदमी सैडिस्टिक होता है जो दूसरे को चोट पहुँचाता है, मारता है और उसको आनंद आता है। दूसरे आदमियों को चोट पहुँचाने में जिस व्यक्ति को आनंद आता है उसको हम सैडिस्टिक कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्विक्सोटिक, इसका मीनिंग अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ईगोसेंट्रिक। तो ईगो माने क्या होता है? जो आदमी अपने बारे में ज़्यादा सोचता है और अपने सम्मान की बात करता है, सिर्फ मैं हर बात में मैं करता रहता है, तो उसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ईगोसेंट्रिक। जो आदमी ईगोसेंट्रिक होता है वो हर काम में पहले अपना फ़ायदा देखता है और जब उसको फ़ायदा हो रहा होता है तो ही वो काम करने को तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इसका मैंने हिंदी अर्थ भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग को बताने के लिए। ईगोसेंट्रिक अर्थ होता है स्वकेंद्रित, केवल स्वयं के बारे में सोचना तथा दूसरों की परवाह न करना, स्वार्थी, घमंडी, यही इसका मीनिंग होता है। तो ईगो इसका रूट वर्ड है। ईगो माने होता है मैं और अहम। तो इस तरह आप यहाँ पर ईगो से पता कर सकते हैं। और जो पहला वाला वर्ड है क्विक्सोटिक, तो उसका मीनिंग होता है बेहद आदर्शवाद, अव्यवहारिक, असंभव, एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, ये इसका मीनिंग होता है। सैडिस्टिक का मैंने आपको बता दिया था। कंप्लेजमेंट माने होता है आत्मसंतुष्ट, लापरवाह। जो आदमी कंप्लेजमेंट वाली जो क्वालिटी होती है उसमें जो आदमी की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उसके बावजूद भी वो अपनी हालत पर, अपनी स्थिति पर संतुष्ट होता है और उसको ज़्यादा परवाह नहीं होती है, थोड़ा सा वो लापरवाह टाइप का होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो डी वाला था वो था ईगोसेंट्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि छोटे छोटे और रंग बिरंगे जो झंडे होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, उनका समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया है पीजीटी 2016 में ये आया हुआ है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ट्रुप और वोलप्टोरी, बंटिंग और नन ऑफ दीज। तो इसमें फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है क्योंकि इसमें जो आंसर है वो इतना ज़्यादा लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, बंटिंग। छोटे छोटे जो झंडे होते हैं उसका जो समूह होता है उसको ही बंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे फ़ोटो में आप देख सकते हैं, ये इस तरह के जो झंडे होते हैं, जब कोई त्यौहार होता है, जब कोई उत्सव होता है, पर्व होता है, तो इस तरह के झंडे हम लोग भी अपने इंडिया में लगाते हैं। तो इसको ही बंटिंग कहते हैं, छोटे छोटे झंडे का समूह जो किसी कार्यक्रम की तैयारी में लगाया जाता है। और ये जो पार्टियाँ होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं, वो जब अपने कार्यक्रम करती हैं तो वो भी बंटिंग का प्रयोग करती हैं। यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं छोटे छोटे झंडे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस तरह के जो होता है, जो राजनीतिक पार्टियाँ
छोटे छोटे झंडे लगाकर कोई कार्यक्रम करती हैं तो उसको भी बंटिंग कहते हैं। जहाँ पे भी छोटे छोटे झंडे लगे हैं और कहीं सजावट की गई है तो उसको ही बंटिंग कहते हैं, छोटे छोटे रंग बिरंगे झंडों का समूह। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसए फ्लैग कल्चर। यूएसए में यानी अमेरिका में फ्लैग कल्चर बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉमन है और झंडे आपको चारों तरफ देखने को मिलते हैं। और हमारे इंडिया में भी जब कोई राजनीतिक पार्टी अपनी रैली वगैरह करती है या अपना प्रचार करती है तो वहाँ पे भी आपको बंटिंग देखने को मिलती है। जो पहला वाला वर्ड है ट्रूप, ट्रूप माने होता है लोगों का मनोरंजन करने वालों का समूह। जो ट्रूप होता है वो उसका सीधा यही मीनिंग है, लोगों का मनोरंजन करने वालों का समूह। इसका जो हिंदी अर्थ है वो होता है मंडली। जो ट्रूप वर्ड है वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, जैसे डांसर्स, जो डांसर्स का ग्रुप होगा उसको भी हम ट्रूप बोल सकते हैं। एक्टर्स का ग्रुप होगा उसको भी हम ट्रूप बोल सकते हैं। और सिंगर्स हैं, गायक हैं या दूसरे प्रकार के जो इंटरटेनर्स हैं उनका अगर यदि समूह होगा तो उसको भी हम ट्रुप बोल सकते हैं। अब जो दूसरा वाला वर्ड था वोलप्टवरी, वोलप्टवरी माने होता है पुरुष या महिला जो दैहिक या शारीरिक सुख लेने पर अत्यधिक ध्यान देते हैं, उन लोगों को बोलते हैं वोलप्टवरी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा बंटिंग, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। छोटे छोटे झंडे, छोटे छोटे और रंग बिरंगे झंडों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, बंटिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है शोइंग रेस्पेक्ट इज़ बेस्ट इंडिकेटेड बाय, किसी के प्रति सम्मान दिखाना उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो क्वेश्चन आया है ये TGT 2011 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, आसान है। तो पहला हमारे सामने है रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल माने होता है रेस्पेक्टेबल। जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है। तो रेस्पेक्टेबल यहाँ पर नहीं होगा। रेस्पेक्टेबल का मीनिंग होता है आदरपूर्ण, श्रद्धा युक्त। तो यहाँ पे है किसी के प्रति सम्मान दिखाना, तो उसका सही जवाब होगा वो होगा रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल जो आदमी होता है वो दूसरे के प्रति अपना सम्मान दिखाता है। सी वाला जो ऑप्शन है रेस्पेक्टिव माने होता है क्रमशः, जहाँ पर हम 3-4 चीज़ों को दिखाते हैं, लिस्टिंग करते हैं, 3-4 चीज़ों को दिखाते हैं जो विभिन्न प्रकार की कैटेगरी होती है, उसको दिखाने के लिए हम क्रमशः शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्रमशः को ही इंग्लिश में रेस्पेक्टिव कहते हैं। और जो ये 4th वाला ऑप्शन है डी, रिसेप्शन, तो जैसे होटल वगैरह होते हैं वहाँ पे रिसेप्शन होता है। जब वहाँ जाते हैं तो जो भी आपका काम होता है वो रिसेप्शन पर ही होता है। तो इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन है शोइंग रेस्पेक्ट इज़ बेस्ट इंडिकेटेड बाय, तो इसमें बी वाला ऑप्शन होगा, रेस्पेक्टफुल होगा। तो इसका मैंने एक वाक्य प्रयोग भी यहाँ पर आप लोग को दिखा दिया है। द क्राउड लिसेंड इन रेस्पेक्टफुल साइलेंस, जो भीड़ जो थी वो शांतिपूर्वक और आदर के साथ सुन रही थी। तो इस तरह इसका बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड। ये जो क्वेश्चन है ये TGT 2011 में आया हुआ है। यूपी का जो पेपर हुआ था, यूपी TGT 2011 के पेपर में आया हुआ है। तो ये वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि यदि किसी वाक्य में एक ही ध्वनि या व्यंजन की ध्वनि बार बार रिपीट करती है तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा इजी है, थोड़ा सा आसान है। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है एसोनेंस है, दूसरा है एलिट्रेशन और जो तीसरा है एपॉस्ट्रॉफी। तो एपॉस्ट्रॉफी आप जानते हैं कि इस तरह का जो वाक्य होता है वो वहाँ पे इस तरह का जो चिन्ह होता है वो हम शब्द के सामने इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। और सिमिली माने होता है उपमा अलंकार। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, एलिट्रेशन। तो इसका चलिए आपको बता देते हैं। तो एलिट्रेशन इज़ ए काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में ध्वनि जो होती है, व्यंजन की ध्वनि होती है या स्वर की ध्वनि होती है, वो बार बार रिपीट करती है। तो जैसे अनुप्रास अलंकार का जो ये वर्ड है एलिट्रेशन, इसका ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सी सेल्स, वह सी सेल्स बेच रही है। तो जब इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे सी सेल्स, तो उसमें सी सेल्स बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये अनुप्रास अलंकार का एक एग्जाम्पल है।
एक एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, निक नीडेड न्यू नोटबुक। निक नीडेड न्यू नोटबुक, निक को नई पुस्तकें चाहिए थीं। निक नीडेड न्यू नोटबुक, निक को नई पुस्तकें चाहिए थीं। तो बार बार नी शब्द आ रहा है, नी व्यंजन बार बार आ रहा है, तो ये भी हमारा अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एलिट्रेशन। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कार्ड। ये जो क्वेश्चन है ये टीजीटी 2011 में आया हुआ है उत्तर प्रदेश के पेपर में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी शब्द का डिक्शनरी जो मीनिंग होता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, ये डिफ़िकल्ट है। जो जो पहला वाला ऑप्शन है एनोटेशन, दूसरा वाला है कॉनोटेशन, तीसरा वाला है डिनोटेशन, और जो फोर्थ वाला है डी वाला है वो है डिग्रेशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेनोटेशन। डिनोटेशन, जो कोई भी शब्द होता है उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है या डिक्शनरी का जो अर्थ होता है उसको डिनोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है, डिनोटेशन का मीनिंग होता है अर्थ, मतलब, या जो एकदम डायरेक्ट मीनिंग होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उसको ही डिनोटेशन कहते हैं। कॉनोटेशन माने होता है संकेतार्थ, लक्ष्यार्थ, ये इसका मीनिंग होता है। और जो तीसरा वाला वर्ड है एनोटेशन माने होता है टिप्पणी करना या कमेंट करना। और डिग्रेशन माने क्या होता है, डिग्रेशन वाला आपको बता देते हैं। डिग्रेशन का मीनिंग होता है लिखते या भाषण देते समय मुख्य बिंदु या विषय से कुछ देर के लिए हट जाना। डिग्रेशन के लिए जो शाब्दिक अर्थ यूज़ करते हैं वो होता है विषय बदलना, विषय बदलना या विषयांतर, इसको ही बोलते हैं डिग्रेशन। जब भी हम कुछ लिखते हैं या भाषण देते हैं तो जो मुख्य बिंदु होता है, मुख्य सब्जेक्ट होता है, मुख्य विषय होता है, उससे कुछ देर के लिए हट जाने को ही डिग्रेशन कहते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिनोटेशन। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेस। जो हमारी त्वचा होती है, खाल होती है, चमड़ी होती है, उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी 2011 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंडोक्रिनोलॉजी पहला ऑप्शन है, दूसरा जो है ऑर्थोपेडिक्स है, तीसरा है डर्मेटोलॉजी, और जो डी वाला है वो है ओप्थल्मोलॉजी। तो इसका जो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इजी है, इसको तो ज़्यादातर लोग कर लेंगे। जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, डर्माटोलॉजी। जो हमारी त्वचा होती है, चमड़ी होती है, मनुष्य की जो चमड़ी होती है, त्वचा होती है, खाल होती है, उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके अध्ययन को कहते हैं डर्माटोलॉजी। और इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरी मीनिंग वो है त्वचा विज्ञान। और जिन लोगों को दाद वगैरह होता है वो लोग इस तरह के डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। जो दूसरा वाला हमारा वर्ड है ऑर्थोपेडिक्स, इसका मीनिंग होता है विकलांग संबंधी, विकलांग चिकित्सा संबंधी। जो ऑर्थोपेडिक्स का अर्थ होता है विकलांग चिकित्सा संबंधी, जो लोग विकलांग होते हैं उनकी जो चिकित्सा होती है उससे संबंधित जो शाखा होती है विज्ञान की, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। और जो हमारा जो 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 तीसरा जो पहला वाला वर्ड था इंडोक्रिनोलॉजी, उसका मीनिंग होता है अंतःस्राविका। जो मनुष्य के अंदर इंडोक्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं और हार्मोन्स पाए जाते हैं, उसका जो अध्ययन होता है, उसके अध्ययन करने की जो शाखा होती है उसको बोलते हैं इंडोक्रिनोलॉजी, अंतःस्राविका। तो ये वाला हो गया है। और जो नेक्स्ट हमारा था, एक और वर्ड था ओप्थेल्मोलॉजी, इसका मीनिंग होता है नेत्र विज्ञान। जो आँखों से संबंधित जो रोग होते हैं उसका जो अध्ययन होता है विज्ञान की जिस शाखा में, उसको बोलते हैं ओप्थेल्मोलॉजी।
तो ये जो क्वेश्चन था ये तो काफ़ी आसान था, इसको तो ज़्यादातर लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डर्माटोलॉजी। तो ये हो गया है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी 2011 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पैट्रीसाइड, ये क्वेश्चन तो थोड़ा आसान लेवल का है, पर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको इसमें भी कठिनाई होगी। तो पैट्रीसाइड है, सब लोग इसका मीनिंग जानते हैं। पैट्रीसाइड एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग ज़्यादातर लोग जानते होंगे। जो पिता की हत्या करता है उसको बोलते हैं पैट्रीसाइड। पिता की हत्या करने के काम को पैट्रीसाइड कहते हैं। रिजीसाइड माने होता है राज हत्या। जो लोग राजा की हत्या कर देते हैं या रानी की हत्या कर देते हैं या राज परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर देते हैं उसको बोलते हैं रिजीसाइड। होमिसाइड माने होता है मानव हत्या या नर हत्या। और जो हमारा डी वाला ऑप्शन है फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्रीसाइड माने होता है भाई की हत्या कर देने को फ्रैट्रीसाइड बोल देते हैं। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी, फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्रीसाइड का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? भ्रातृ हत्या, भ्रातृघात, भ्रातृहंता। होमिसाइड का क्या अर्थ है? नर हत्या, मानव हत्या। जो होमिसाइड वगैरह है, होमिसाइड डिपार्टमेंट होता है यूएसए में यानी अमेरिका में। जो पुलिस होती है वो होमिसाइड डिपार्टमेंट वाली होती है, जो मर्डर वगैरह हो जाते हैं उसकी जांच पड़ताल करती है। तो जो लोग इंग्लिश फिल्में देखते हैं उनको ये वर्ड अच्छी तरह पता होगा, होमिसाइड। और जो रिजीसाइड होता है वो होता है राजा की हत्या करना या राजहत्या। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए लाइट सेलिंग बोट स्पेशली फॉर रेसिंग, एक हल्की नाव जो बनाई जाती है रेसिंग करने के लिए, यानी कि रेस करने के लिए बनाई जाती है। ये क्वेश्चन आया था पीजीटी 2011 में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। कुछ लोग को हो सकता है कि इसको ना पता हो, कुछ लोग को ये पता हो सकता है। तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम लेवल का है। तो पहला जो ऑप्शन है कनू, जो ये वर्ड है CANOE, इसको बोलेंगे कनू। और दूसरा वर्ड है याच, तीसरा वर्ड है फ्रिगेट और फोर्थ वर्ड है डी, सबमरीन। तो सही जवाब है डी, यॉट। याट जो होती है वो रेसिंग के लिए बनाई जाती है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों पहले आपको पूरा बता देते हैं, मैंने इसको लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं यॉट। यॉट जो होती है वो रेस या जल क्रीड़ा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मध्यम आकार की नाव होती है और इसको क्रीड़ा नौका भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको यॉट कहते हैं। तो इस तरह की यॉट होती है। ये आप लोग देख लीजिए, ये जो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं वही इसको ख़रीद पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महंगी होती है और इसमें रहने की अच्छी व्यवस्था होती है। इसको ही यॉट बोलते हैं और ये जल क्रीड़ा के लिए बनाई जाती है, यानी कि जहाँ पे मौज मस्ती के लिए बनाई जाती है और रेसिंग के लिए भी इसको बनाई जाती है। जो पहला वाला हमारा शब्द था कनू, तो ये जो नाव होती है इसको बोलते हैं कनू। और इस तरह की नाव के से जो मछुआरे होते हैं वो आसपास के समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और जो इसको हिंदी में कहते हैं डोंगी। जो कनू इसका इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कहते हैं डोंगी, पैडल से चलने वाली छोटी नाव, तो इसको बोलते हैं कनू। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड था फ्रिगेट, फ्रिगेट माने होता है युद्धपोत। जो यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं ये फ्रिगेट है। जो इस तरह के युद्धपोत होते हैं वो युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र और दूसरे हथियार पाए जाते हैं। और जो फोर्थ वर्ड था वो था पनडुब्बी। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन है कि रेस के लिए कौन सी नाव का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यॉट। यॉट का ही इस्तेमाल रेसिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा हो गया है और अब चलते हैं आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, वो देश या राज्य जहाँ पर फ्यू यानी कि कुछ लोग गवर्न करते हैं, मैनी कुछ लोग पूरे देश पर शासन करते हैं या कुछ लोगों के हाथों में सत्ता होती है, तो उसको क्या कहते हैं? ये जो क्वेश्चन है पीजीटी 2011 में आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का माना जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन है मोनकी। जो मोनकी का अर्थ होता है राजतंत्र, जहाँ पर सत्ता राजा के हाथ में होती है या रानी के हाथ में होती है उसको बोलते हैं मोनकी।
दूसरा वाला है ओलेगॉकी। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओलेगॉकी। ओलेगॉकी में कुछ लोगों के हाथ में पूरी सत्ता होती है, राज्य की या देश की सत्ता होती है। जो ऑटोक्रेसी माने होता है जहाँ पर तानाशाही होती है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। और प्लूटोक्रेसी माने होता है जहाँ पर जो लोग पैसे वाले होते हैं उनके हाथों में जहाँ सत्ता होती है, धनी लोगों के हाथों में जहाँ पर जिस देश में सत्ता होती है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। तो चलिए पूरा आपको बताते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओलेगॉकी। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ओलेगॉकी का वो होता है कुलीन वर्ग, या इसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। वह राज्य जो वह राज्य जो कुछ ही लोगों द्वारा शासित होता है, वह राज्य या देश, उसको ही बोलते हैं ओलेगॉकी। तो इसका एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहेंगे तो कौन से देश हैं? रूस जो है वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओलेगॉकी है, क्योंकि वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन पिछले कई सालों से वहाँ पर राज कर रहे हैं और सिर्फ कागज़ पर वहाँ पर डेमोक्रेसी है। रूस में जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ नाम मात्र की है, सिर्फ कागज़ की है, वास्तविक में वहाँ पर तानाशाही चलती है व्लादिमीर पुतिन की। तो हम ये बोल सकते हैं कि रूस में ओलेगॉकी है। और चाइना है वहाँ पे शी जिनपिंग जो हैं, वहाँ पे चाइना में भी यही हालात है कि कुछ लोग जो हैं पूरे देश पर तानाशाही कर रहे हैं और पूरे देश पर शासन अपना कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि चीन में भी ओलेगॉकी है। तो इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। मॉनकी माने होता है राजतंत्र, जहाँ पर राजा या रानी द्वारा जो देश शासित होता है वहाँ पे उसको बोलते हैं राजतंत्र या मॉनकी। प्लूटोक्रेसी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, डिक्शनरी मीनिंग होता है, वो होता है धनिक तंत्र या वित्तीय। पूंजीपतियों के हाथ में जहाँ जिस देश में सत्ता होती है उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और यूएसए के बारे में बोला जाता है कि वहाँ पर पूंजीपतियों जो पूंजीपति होते हैं वही सरकार चलाते हैं यूएसए में, यानी कि अमेरिका जो है वहाँ पर पूंजीपतियों का ही सुना जाता है और जो वो चाहते हैं उसी तरह के वो कानून अपने फ़ायदे के हिसाब से बनवा लेते हैं। तो दोस्तों ये हो गया है। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, प्राचीन काल के जो समाज होते थे, प्राचीन काल की जो सभ्यताएं होती थी, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी 2011 में आया हुआ है। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। एंथ्रोपोलॉजी, जो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोलॉजी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोलॉजी। और सी हिस्ट्री माने होता है इतिहास। तो ये तो सी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। और जो डी होता है, डी वाले का मीनिंग है एथनोलॉजी। तो इसका मैं आपको भी बता रहा हूँ। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़ यानी कि प्राचीन काल की जो सभ्यता थी, प्राचीन काल का जो समाज था उसको क्या बोलते हैं? तो सही जवाब है आर्कियोलॉजी। तो इसका जो अर्थ है वो आपको हम बता रहे हैं। तो आर्कियोलॉजी का जो मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है पुरातत्व विज्ञान, प्राचीन शिल्प विज्ञान, पुरानी वस्तुओं की विद्या, मानव इतिहास से जुड़ी पुरानी घटनाओं का अध्ययन। जहाँ पर कोई खंडहर पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं या फिजिकल रिमेन्स पाए जाते हैं, जैसे मोहनजोदारो, तो उसके अवशेष पाए गए और वहाँ पर खुदाई हुई और प्राचीन सभ्यता के बारे में पता लगा। तो इस तरह जो जानकारी मिलती है उसको ही आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि पुरानी जो सभ्यताएं होती हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं उसका जो अध्ययन होता है उसको ही आर्कियोलॉजी कहते हैं। जो पहला वाला वर्ड था एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी माने होता है मनुष्य जाति का विज्ञान, मानव शास्त्र। इसको आप और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मानव जैविक और शारीरिक विशेषताओं और उनके विकास का अध्ययन। जो मनुष्य का जो शरीर है उसमें जैविक और शारीरिक परिवर्तन कैसे आए हैं उसका जो अध्ययन होता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, तो आपको ये पता है कि हम जो आज का मनुष्य है, हमारे जो पूर्वज कौन थे? वनमानुष जो थे, जो वानर थे, वनमानुष थे, वो हमारे पूर्वज हुआ करते थे बहुत पहले के सालों में। तो जो पहली वाली शाखा है एंथ्रोपोलॉजी, उसमें इसी बात का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य का
जो शरीर है उसमें जैविक परिवर्तन कैसे आए हैं और शारीरिक परिवर्तन कैसे आए हैं, इसको ही एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी था एथनोलॉजी, तो एथनोलॉजी माने होता है विभिन्न प्रकार के समाज और संस्कृतियों का अध्ययन, इसको बोलते हैं एथनोलॉजी। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि प्राचीन काल की जो सभ्यताएं होती हैं उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आर्कियोलॉजी। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, प्राचीन काल के जो समाज थे, प्राचीन काल की जो सभ्यताएं थीं उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आर्कियोलॉजी, यही हमारा बिल्कुल सही जवाब इसमें हो जाएगा।